तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में जो हम बियरिंग चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो उसकी क्लास 1 को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी बियरिंग की क्लास 2 है, जिसमें हम हमारे जो नेक्स्ट बियरिंग के प्रकार हैं, जैसे रोलर बियरिंग हुआ, नीडल रोलर बियरिंग हुआ, बियरिंग का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है और कौन कौन से सिंथेटिक मटेरियल की बियरिंग बनाए जाते हैं, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेकंड बोल रहा है हमारा रोलर बियरिंग। फ्रिक्शन के अनुसार, मतलब जो हमारा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत हमने बॉल बियरिंग को डिस्कस कर लिया था, तो अब ये हमारा दूसरा बियरिंग है, रोलर बियरिंग। तो रोलर बियरिंग क्या रहता है, तो बोल रहा है जब बियरिंग में एलिमेंट रोलर हो तब उसे रोलर बियरिंग कहते हैं। मतलब जब बियरिंग में हमारे एलिमेंट रोलर होते हैं तो उसे रोलर बियरिंग कहते हैं। इनमें चलने के दौरान रोलर और रेसिस के बीच लाइन कांटेक्ट या बेलनाकार कांटेक्ट होता है। रोलर बियरिंग हैवी लोड के साथ उच्च स्पीड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे रोलर बियरिंग रहते हैं वो हैवी लोड के साथ उच्च स्पीड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब रोलर बियरिंग के प्रकार देख लेते हैं। तो रोलर बियरिंग के प्रकार में आ जाता है पहला सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। अब सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग कैसा रहता है, तो ये सिलेंड्रिकल आकार का रहता है। तो बोल रहा है इस प्रकार के बियरिंग के रोलर प्लेन सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? प्लेन सिलेंड्रिकल होते हैं। इनमें भार सहने की शक्ति अधिक होती है। इनमें भार सहने की जो शक्ति रहती है वो अधिक होती है। यह बियरिंग खोखले बेलनाकार रोलर के बने होते हैं। जो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग रहते हैं वो हमारे खोखले बेलनाकार रोलर से बने होते हैं। अब दूसरा और क्या बोल रहा है, अधिक भार वाली स्थितियों में सामान्य कार्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब अधिक भार वाली स्थिति में या सामान्य कार्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग का ही यूज किया जाता है। अब सेकंड आ जाता है हमारा बैरल रोलर बियरिंग, ड्रम रोलर बियरिंग। तो क्या बोल रहा है, इस बियरिंग के रोलर की आकृति बैरल या ड्रम ढोलक के आकार की होती है। इनका व्यास 20 से अधिक और किनारों से कम होता है। इनका जो व्यास रहता है वो बीच में से अधिक रहता है और किनारों से थोड़ा कम रहता है। इस प्रकार के बियरिंग के प्रयोग से शाफ्ट को सील में रखने में कठिनाई नहीं आती है। इसे सेल्फ अलाइनमेंट रोलर बियरिंग भी कहते हैं। जो हमारा बैरल रोलर बियरिंग है इसको कौन सा बियरिंग बोलते हैं? इसको सेल्फ अलाइनमेंट रोलर बियरिंग भी बोलते हैं। तो जो इसका बीच का व्यास रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है और किनारों से थोड़ा कम रहता है। तो अभी आगे जाके हम इसके डायग्राम को भी देखेंगे। अब थर्ड आ जाता है हमारा नीडल रोलर बियरिंग। तो क्या बोल रहा है, इस बियरिंग के रोलर बहुत कम व्यास अर्थात नीडल सुई के समान होते हैं। किसके यार? मतलब बहुत पतले रहते हैं, मतलब नीडल सुई के जैसे। यह सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग की तरह ही होता है। इसका प्रयोग उच्च गति और उच्च शुद्धता वाली जगहों में किया जाता है। मतलब फ्रेंड्स, उच्च शुद्धता वाली जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? नीडल रोलर बियरिंग का। जैसे हमारा इंजन हो गया, हवाई जहाज हो गया। नोट क्या बोल रहा है, इसके नीडल रोलर का व्यास 2 से 10 mm तक होता है। जो नीडल रोलर बियरिंग रहते हैं उसके नीडल रोलर का व्यास 2 से 10 mm तक होता है और नीडल रोलरों की लंबाई व्यास से 5 से 10 गुना तक अधिक होती है। मतलब जो नीडल रोलरों की लंबाई रहती है वो 5 से 10 गुना तक होती है। इसमें प्ले नहीं होती है, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा शुद्धता में चलने वाली शाफ्ट के लिए किया जाता है। मतलब इसमें कोई प्ले वगैरह नहीं होती है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ज़्यादा शुद्धता में चलने वाली शाफ्टों पर किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा बियरिंग हो गया? नीडल रोलर बियरिंग हो गया। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। जो पहला डायग्राम है ये हमारा कौन सा है? सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। मतलब इसको, ये हमारे सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग को दर्शा रहा है। ये जो पहला चित्र है ये हमारे सिलेंड्रिकल रोलर, ये आप देख सकते हैं इसके रोलर सिलेंडर के आकार के हैं। दूसरा हमारा कौन से रोलर को दर्शा रहा है? दूसरा हमारा दर्शा रहा है बैरल रोलर बियरिंग को। मतलब ये हमारा सेकंड वाला बैरल रोलर बियरिंग को दर्शा रहा है। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला हमारा किसको दर्शा रहा है? नीडल रोलर बियरिंग। जो हमारे नीडल रोलर बियरिंग रहते हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल सुई के आकार के इसके रोलर बने हुए हैं। तो ये तीनों प्रकार के बियरिंग और तीनों प्रकार के टाइप को हमने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है टेपर रोलर बियरिंग। अब टेपर रोलर बियरिंग क्या रहता है, तो बोल रहा है ऐसे बियरिंग में जो रोलर बने होते हैं वो टेपर में होते हैं। मतलब जो टेपर रोलर बियरिंग रहता है उसके जो रोलर होते हैं वो टेपर में होते हैं। इनका व्यास एक सिरे से ज़्यादा और दूसरे सिरे से कम होता है। इनका जो व्यास रहता है एक सिरे से ज़्यादा रहता है और दूसरे सिरे से कम होता है। इसे एंड थ्रस्ट बियरिंग भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें एंड थ्रस्ट बियरिंग भी कहते हैं। यह शाफ्ट के समकोण दबाव के साथ समांतर दबाव भी सहन करते हैं। मतलब शाफ्ट का जो समकोण दबाव रहता है, मतलब 90 डिग्री के साथ साथ ये क्या करते हैं? समांतर दबाव को भी सहन करते हैं। इस प्रकार के बियरिंग का अधिकतर प्रयोग ऑटोमोबाइल सेक्शन में किया जाता है। जो टेपर रोलर बियरिंग रहते हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑटोमोबाइल सेक्शन में किया जाता है। नोट क्या बोल रहा है, व्हील बियरिंग में टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे व्हील बियरिंग रहते हैं उसमें कौन से रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो टेपर रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्फेरिकल बियरिंग। अब स्फेरिकल बियरिंग क्या रहता है,
तो बोल रहा है इस बियरिंग का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां शाफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना रहती है, मतलब थोड़ा सा एंगुलर एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है, तो वहां पर स्फेरिकल बियरिंग का यूज किया जाता है। इसमें रोलर बॉल केज के अंदर इस प्रकार फिट हुए हुए रहते हैं जिससे वे इनर रेस सहित आउटर रेस को कोणीय विचलन होने पर पूर्ण दक्षता से शक्ति पारेषण कर सकें। मतलब इसके जो रोलर रहते हैं बॉल केज की तरह अंदर की तरफ रहते हैं, जिससे क्या रहता है जो इनर रेस घूमती है उसके साथ साथ आउटर रेस को भी थोड़ा सा अगर मिसअलाइनमेंट है तो उसको पूरा कर सके। तो ये हमारे कौन से बियरिंग को दर्शा रहा है? ये हमारे स्फेरिकल बियरिंग को दर्शा रहा है। नोट क्या बोल रहा है? एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, जो हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग रहता है वो एक्सियल और त्रिज्यीय रेडियल दोनों प्रकार के भार सहन कर सकता है। जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग रहता है अक्षीय लोड और त्रिज्यीय लोड मतलब दोनों प्रकार के लोड सहन कर सकता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कौन सा स्फेरिकल बियरिंग को दर्शा रहा है, जो अभी हमने स्फेरिकल बियरिंग को डिस्कस किया था। और ये हमारे टेपर रोलर बियरिंग को दर्शा रहा है। ये आप देख सकते हैं इसकी बॉडी टेपर में बनी हुई है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? टेपर रोलर बियरिंग। तो ये हमारे टेपर रोलर बियरिंग का डायग्राम है, ये हमारे स्फेरिकल बियरिंग को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है बियरिंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं, मतलब बियरिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो पहला आ जाता है प्लम्बर ब्लॉक। तो क्या बोल रहा है? यह कास्ट आयरन का ढलाई करके बनाया जाता है। जो प्लम्बर ब्लॉक रहता है किसका बनाया जाता है? कास्ट आयरन का ढलाई करके बनाया जाता है। यह पेडेस्टल के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? पेडेस्टल के आकार का होता है। इसमें बियरिंग को फिट करने के लिए हाउसिंग बना होता है। यह नट व बोल्ट द्वारा फिट होता है। यह एक भाग में या दो भाग में बना होता है। तो जो हमारा प्लम्बर ब्लॉक रहता है कास्ट आयरन का ढलाई करके बनाया जाता है, पेडेस्टल के आकार का होता है। और इसमें बियरिंग को फिट करने के लिए हाउसिंग बना होता है, मतलब बियरिंग को फिट करने के लिए इसमें क्या रहता है? एक हाउसिंग बना होता है। यह किसके द्वारा? यह नट बोल्ट द्वारा फिट होता है। यह एक भाग या दो भाग में बना होता है। तो ये एक नोट है फ्रेंड्स, ये बियरिंग से संबंधित नहीं है, लेकिन ये जो नोट लिखे गए हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको नोट के रूप में हमने लिख लिया है। तो क्या बोला है? कटिंग स्पीड का असर औजार पर अधिक पड़ता है। तो जो कटिंग स्पीड रहती है, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले कि कटिंग स्पीड का असर किस पर पड़ता है, तो औजार पर ज़्यादा पड़ता है। तो ये हो गया हमारा प्लम्बर ब्लॉक। अब दूसरा आ जाता है हमारा बियरिंग हाउसिंग। तो क्या बोल रहा है? प्लम्बर ब्लॉक का वह भाग जो खोखला होता है और तथा जिसमें बियरिंग फिट होता है उसे बियरिंग हाउसिंग कहते हैं। मतलब प्लम्बर ब्लॉक का वह भाग जिसमें हम बियरिंग को फिट करते हैं उसे बियरिंग हाउसिंग कहते हैं। बियरिंग को जिस माध्यम के द्वारा पकड़ा जाता है उसे बियरिंग हाउसिंग कहते हैं। मतलब बियरिंग को हम जिस में फिट करते हैं तो उसको ही हम बियरिंग हाउसिंग कहते हैं। बियरिंग हाउसिंग प्रायः दो पीस में होता है। जो बियरिंग हाउसिंग रहता है वो कितने पीस में रहता है? दो पीस में। नीचे वाला पीस बोल्ट और नट की सहायता से अच्छी तरह से फिक्स कर दिया जाता है क्योंकि यही पीस शाफ्ट और लोड को सहारा देता है। तो जो बियरिंग हाउसिंग दो पीस में होता है और जो नीचे वाला पीस रहता है बोल्ट और नट को अच्छी तरह से कस कर फिक्स कर दिया जाता है क्योंकि यही किनारा हमारे शाफ्ट या बियरिंग को सहारा देता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्या रहता है? तो बोल रहा है यह हैंगर के आकार में होती है। इसमें भी बियरिंग हाउसिंग बना होता है। जो ब्रैकेट रहती है वो हैंगर के आकार में रहती है और उसमें भी क्या रहता है? बियरिंग हाउसिंग बना होता है। ब्रैकेट आमतौर पर छत में या दीवार में फिट की जाती है। तो जो ब्रैकेट रहती है वो आमतौर पर छत में या दीवार में फिट की जाती है। अभी हम ब्रैकेट का डायग्राम देखेंगे आगे जाके। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? लोडिंग। अब लोडिंग क्या होता है? तो बोल रहा है बियरिंग के ऊपर जो लोड पड़ता है उसे लोडिंग कहते हैं। मतलब हमारा जो बियरिंग रहता है तो उसके ऊपर जो लोड वगैरह पड़ता है उसको बोलते हैं लोडिंग। जैसे जनरल बियरिंग में यह लोड शाफ्ट के एक्स के समकोण पर होता है, जबकि थ्रस्ट बियरिंग में शाफ्ट के एक्स के समांतर पड़ता है। तो लोडिंग का मतलब रहता है बियरिंग के ऊपर जो लोड पड़ता है उसे ही हम लोडिंग बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा किसको डायग्राम को दर्शा रहा है? हमारे ब्रैकेट के डायग्राम को दर्शा रहा है। जो हमारा ब्रैकेट रहता है हैंगर के आकार का रहता है। ये आप देख सकते हैं इसमें बियरिंग हाउसिंग बना हुआ है जिसमें हम हमारे बियरिंग को फिट करते हैं। तो ये हमारे ब्रैकेट के डायग्राम को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है, अब कुछ स्पेशल नोट्स हैं और बियरिंग को कैसे फिट किया जाता है कैसे निकाला जाता है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नोट क्या बोल रहा है? बियरिंग का सामान्य वर्किंग टेम्परेचर 140 डिग्री से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो जो हमारा बियरिंग रहता है उसका जो सामान्य वर्किंग टेम्परेचर रहता है 140 डिग्री से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखा जाता है। अब आ जाता है बियरिंग पुलर। अब बियरिंग पुलर क्या रहता है? तो बोल रहा है शाफ्ट से बियरिंग को निकालने के लिए बियरिंग पुलर का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हमारी शाफ्ट है, अब कभी कभी ऐसा रहता है कि हमें शाफ्ट से बियरिंग को निकालना पड़ता है तो उसको निकालने के लिए किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता तो पड़ती है। तो किसका यूज करते हैं? बियरिंग पुलर का। तो यही बोल रहा है कि शाफ्ट से बियरिंग को निकालने के लिए बियरिंग पुलर का प्रयोग किया जाता है। ये आप देख सकते हैं बियरिंग पुलर का डायग्राम बना हुआ है। बियरिंग को बाहर निकालते समय उसे बियरिंग पुलर द्वारा खींचा जाता है।
इसके लिए पुलर लेग्स को बियरिंग की अंदरूनी रेस इनर रेस पर सेट किया जाता है। तो जब हम शाफ्ट से बियरिंग को निकालते हैं तो जो हमारा बियरिंग पुलर रहता है उसको किस पर फिट किया जाता है, तो लेग्स मतलब जो हमारा रहता है ना, इसके लिए बोल रहा है पुलर लेग्स को, जो पुलर के जो लेग्स रहते हैं, ये जो पुलर रहता है इसमें जो टांगे रहती हैं, उसको किसकी अंदरूनी रेस इनर रेस पर सेट किया जाता है। तो बियरिंग की इनर रेस पर सेट करके हम इसको निकालते हैं। तो आपको याद रखना है कि शाफ्ट से बियरिंग को निकालने के लिए बियरिंग पुलर का यूज किया जाता है। अब चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे बियरिंग पुलर का डायग्राम है। ये आप देख सकते हैं ये कैसे बियरिंग को निकाल रहा है। ये देख सकते हैं इसकी ये टांगे बनी हुई हैं, ये यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा पेंसिल का आकार, तो ये हमारा बियरिंग है। अब इसमें क्या रहता है, इसको फंसा देते हैं और इसको यहाँ से ऐसे करके खींच के निकाल लेते हैं। तो ये बियरिंग पुलर का ये मतलब ये पुलर प्लेट है, इसमें मतलब इसके पार्ट्स रहते हैं, तो उसके द्वारा इसको निकाला जाता है। अब आ जाता है बियरिंग का स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ बियरिंग क्या रहता है, तो बोल रहा है बियरिंग का स्पेसिफिकेशन देने के लिए निम्नलिखित साइज दर्शाए जाते हैं। मतलब बियरिंग का स्पेसिफिकेशन देने के लिए निम्नलिखित साइज दर्शाए जाते हैं। पहला है बोर का व्यास, दूसरा है बाहरी व्यास, तीसरा है चौड़ाई और चौथा है बियरिंग का प्रकार। मतलब बियरिंग का स्पेसिफिकेशन चार प्रकार से दर्शाया जाता है: बोर का व्यास, बाहरी व्यास, चौड़ाई और बियरिंग का प्रकार। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, बोर का व्यास। तो आप देख सकते हैं ये अंदर का जो भाग है ये हमारे बोर के व्यास को दर्शा रहा है। तो बोर का व्यास कितना देर दर्शाया गया है, 25। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा बोल रहा है बाहरी व्यास, तो ये हो गया हमारा बाहरी व्यास। ये आप देख सकते हैं ये जो राउंड में बना है, तो बाहरी व्यास कितना हो गया हमारा, 50। उसके बाद बोला है चौड़ाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौड़ाई है हमारी 12.5 mm। और उसके बाद बियरिंग का प्रकार, मतलब बियरिंग कौन से प्रकार का है, एंटी मतलब हमारा रोलर टाइप है कि सिंगल रोलर टाइप है या हमारा बॉल बियरिंग है। तो बियरिंग के प्रकार का भी स्पेसिफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो ये इसी प्रकार स्पेसिफिकेशन को दर्शाया गया, बोर का व्यास, बाहरी व्यास, उसकी चौड़ाई और बियरिंग का प्रकार। तो ये हमारी बियरिंग का स्पेसिफिकेशन है। और क्या बोल रहा है आगे, बोल रहा है बॉल बियरिंग का स्पेसिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो बोल रहा है बॉल बियरिंग का स्पेसिफिकेशन देते समय सबसे समय उसके अंदरूनी व्यास को सबसे पहले दर्शाया जाता है। मतलब बॉल बियरिंग का जब भी हम स्पेसिफिकेशन देते हैं तो जो उसका अंदरूनी साइज रहता है उसको ही सबसे पहले दर्शाया जाता है। जैसे बॉल बियरिंग 6201, तो इसमें 62 बियरिंग का सीरियल नंबर है। 62 क्या है, इसका बियरिंग का सीरियल नंबर है। और 01 क्या है, तो 01 का अर्थ है बियरिंग का बोर व्यास 12 mm है। तो जैसे अगर लिखा है कि बॉल बियरिंग 6201, तो 62 इसमें क्या है, बियरिंग का सीरियल नंबर है। लेकिन 01 क्या है, 01 का अर्थ है कि बियरिंग का जो बोर का व्यास है वो 12 mm है। विभिन्न नंबर के बॉल बियरिंग का साइज इस प्रकार होता है। बोर डाया में नंबर 00 का अर्थ, जैसे बोर डाया है अगर उसमें 00 लिखा है तो उसका अर्थ है 10 mm बोर का साइज। मतलब अगर जैसे बियरिंग में लिखा है 6200, जैसे यहाँ पर 6201 लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 6200, तो इसका अर्थ है कि 10 mm बोर का व्यास। उसी प्रकार 01 का अर्थ है 12 mm बोर का व्यास, 02 का अर्थ है 15 mm बोर का साइज, 03 का अर्थ है 17 mm बोर का साइज, 04 का अर्थ है 20 mm बोर का साइज। नोट क्या बोला, इसके आगे के नंबर का 5 से गुणा करके बोर का व्यास पता लग जाता है। जैसे 13 नंबर का अर्थ है 13 गुणा 5, 13 पना 65 बोर का व्यास। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। बोल रहा है जैसे अगर 01 है, 6201 लिखा है तो उसका अर्थ है 12 mm बोर का व्यास साइज। अगर 02 लिखा है तो 15 mm बोर का साइज, अगर 03 लिखा है तो 17 mm बोर का साइज, अगर 04 लिखा है तो 20 mm बोर का साइज। ये चार आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे ही 4 से ऊपर जा रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। जैसे अगर बोला जाए कि 10 mm के बियरिंग का बोर साइज क्या होगा, तो 10 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। उसी प्रकार 13 नंबर का पूछा है कि 13 नंबर का जो बियरिंग है उसका बोर साइज क्या होगा, तो 13 का 5 में गुणा कर देंगे तो 13 पना 65 mm बोर का व्यास। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है ऑयल सील। अब ऑयल सील क्या रहती है, तो बोल रहा है ऑयल सील एक प्रकार की वाशर होती है। यह पतली सीट की बनी होती है। इसे बियरिंग की एक साइड जो ओपन हो या दोनों साइडों पर फिट किया जाता है। इसे सील्डेड भी कहते हैं। जो हमारी ऑयल सील रहती है एक प्रकार की क्या रहती है, वाशर रहती है। और किसकी बनी होती है, पतली सीट की बनी होती है। इसे बियरिंग की एक साइड जो ओपन हो या दोनों साइडों पर फिट किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सील्डेड भी कहते हैं। ऑयल सील का प्रयोग बियरिंग को धूल मिट्टी आदि से बचाना होता है। तो जो ऑयल सील रहती है उसका प्रयोग बियरिंग को धूल मिट्टी आदि से बचाना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है बियरिंग मटेरियल। तो बोल रहा है बियरिंग निम्नलिखित पदार्थों से बनाए जाते हैं। अब बियरिंग कौन कौन से पदार्थों से बनाए जाते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। तो पहला आ जाता है कास्ट आयरन। बोल रहा है यह एक सस्ती धातु होती है। कास्ट आयरन के अधिकतर सॉलिड बियरिंग, फ्लैट बियरिंग या भी बियरिंग बनाए जाते हैं। जो हमारी कास्ट आयरन धातु रहती है उसके कौन कौन से बियरिंग,
सॉलिड बियरिंग, भी बियरिंग और फ्लैट बियरिंग बनाए जाते हैं। यदि इन्हें उचित समय तक लुब्रिकेशन देते रहें तो यह काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। अगर इन्हें टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन किया जा रहा है तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं। यह कम स्पीड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे पे कास्ट आयरन की बियरिंग रहते हैं कम स्पीड के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गन मेटल। अब गन मेटल क्या रहता है, तो बोल रहा है यह तांबे, टिन और जिंक की मिश्र धातु है। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, तांबे, टिन और जिंक की मिश्र धातु है, जिसका अनुपात 88% तांबा, 10% टिन और 2% जिंक होता है। इसके ऊपर पानी और वातावरण का कम असर होता है। बुश बियरिंग गन मेटल के बनाए जाते हैं। जो बुश बियरिंग रहते हैं हमारे अधिकतर गन मेटल के ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पीतल। क्या बोल रहा है, यह तांबे और जिंक की मिश्र धातु है। जो पीतल के बियरिंग बनाए जाते हैं तो वो किस किस की मिश्र धातु है, तांबे और जिंक की। इसके भी बुश बेयरिंग या स्प्लिट बियरिंग बनाए जाते हैं। पीतल के क्या बनाए जाते हैं, बुश बेयरिंग या स्प्लिट बियरिंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जाता है कांसा, ब्रोंज। क्या बोला, यह पीतल की अपेक्षा हार्ड धातु है। यह तांबे और टिन की मिश्र धातु है। इसके बुश और जनरल बियरिंग बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग भारी भार और मध्यम गति की साफ्टों के लिए किया जाता है। यह अधिकतर समुद्री जहाजों में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इनमें समुद्री पानी का असर नहीं होता है। मतलब जो हमारे कांसा ब्रोंज के जो बियरिंग रहते हैं वो हमारे कहाँ समुद्री जहाजों में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इस पर समुद्री पानी का कोई असर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, कांसे में फास्फोरस मिलाने से फास्फर ब्रोंज बनता है। इसके भी बुश बेयरिंग बनाए जाते हैं। अगर कांसे में हम फास्फोरस मिला देंगे तो वो फास्फर ब्रोंज बन जाएगा। तो इसके क्या बनाए जाते हैं, बुश बेयरिंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाइट मेटल। अब व्हाइट मेटल क्या रहता है, तो बोल रहा है यह धातु लेड, टिन, तांबा और एंटीमनी को मिलाकर तैयार की जाती है। जो व्हाइट मेटल रहती है लेड, टिन, तांबा और एंटीमनी को मिलाकर तैयार की जाती है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका प्रयोग सेल बियरिंग की लाइनिंग के लिए किया जाता है। इसे पिघलाकर आसानी से रिफिल कर दिया जाता है। इसकी स्क्रैपिंग भी आसानी से की जाती है। तो जो हमारा व्हाइट मेटल रहता है किस किस का मिश्रण रहता है, लेड, टिन, तांबा और एंटीमनी का मिश्रण रहता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो हमारे सेल बियरिंग रहते हैं उसकी लाइनिंग वगैरह करने के लिए करते हैं। इसको क्या करते हैं, फिर से हम पिघलाकर उस बियरिंग में डाल देते हैं अगर उसका साइज खराब हो जाता है तो। इसकी स्क्रैपिंग भी आसानी से की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेबिट मेटल। अब बेबिट मेटल क्या रहता है, तो बोल रहा है इसमें टिन, एंटीमनी और कॉपर का मिश्रण होता है। बेबिट मेटल में किस किस का मिश्रण रहता है, टिन, एंटीमनी और कॉपर का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग भी सेल बियरिंग की लाइनिंग करने के लिए करते हैं। मतलब सेल बियरिंग की लाइनिंग करने के लिए बेबल मेटल का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एला स्टील। क्या बोला, इसमें मुख्य रूप से निकल क्रोमियम स्टील के बियरिंग बनाए जाते हैं। जो एला स्टील रहती है उसमें किस किस के बियरिंग बनाए जाते हैं, हमारा निकल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं, जैसे बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग आदि। नेक्स्ट आ जाता है अधातु बियरिंग। क्या बोला है, कई जगह अधातुओं के बियरिंग प्रयोग किए जाते हैं जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक आदि। मतलब कई जगह अधातुओं के बियरिंग भी बनाए जाते हैं, जैसे लकड़ी के बियरिंग हो गया, रबर की बियरिंग हो गया, प्लास्टिक आदि की बियरिंग भी बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग हल्के कार्यों में किया जाता है। इसमें इसमें भी हम तेल वगैरह दे सकते हैं। यह हल्के भार को यह हल्के भार व कम गति में प्रयोग होते हैं। जो अधातु बियरिंग रहते हैं वो हल्के भार और कम गति में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग। सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग में क्या रहता है, इस प्रकार के बियरिंग तांबा, टिन, जिंक और ग्रेफाइट के पाउडर को आपस में मिलाकर बनाए जाते हैं। इसका मिश्रण आपको याद रखना है। जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग रहते हैं किस किस का मिश्रण रहता है, तांबा, टिन, जिंक और ग्रेफाइट के पाउडर को मिलाकर बनाए जाते हैं। इन्हें प्रयोग करते समय तेल देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह बियरिंग छोटे छोटे बुश के रूप में बनाए जाते हैं। इन्हें सिंथेड एलॉय बियरिंग भी कहते हैं। जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग रहते हैं किसके किसके यह बियरिंग छोटे छोटे बुश के आकार के रूप में बनाए जाते हैं। इन्हें सिंथेड एलॉय बियरिंग भी कहते हैं। नोट क्या बोला है, लेड ब्रोंज में लगभग 25% लेड तथा टर्न ब्रोंज में लगभग 10% लेड होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है बियरिंग के लिए सिंथेटिक मटेरियल। तो बोल रहा है बियरिंग के लिए प्राय निम्नलिखित सिंथेटिक मटेरियल प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पहला है प्लास्टिक। अब बियरिंग हमारे प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, तो यही बोल रहा है कि बियरिंग के लिए सिंथेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं, मतलब जिनसे बियरिंग बनाए जाते हैं। तो प्लास्टिक, क्या बोल रहा है, आजकल प्लास्टिक का प्रयोग भी बियरिंग मटेरियल के लिए किया जाता है। इससे यह लाभ होता है कि इस पर जंग नहीं लगता है और आवाज़ भी कम आती है। इसे किसी भी आकार में आसानी से मोल्ड किया जाता है। इसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। 3 प्रकार की होती है। तो फ्रेंड जो हमारी प्लास्टिक रहती है उसके भी हमारे मतलब बियरिंग वगैरह बनाए जाते हैं। इसमें क्या रहता है, आवाज़ वगैरह कम होती है और इसमें लुब्रिकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें इसका पहला प्रकार आ जाता है लेमिनेटेड फेनोलिक्स। क्या बोल रहा है, यह मटेरियल कॉटन, फैब्रिक, एस्बेस्टस आदि को फेनोलिक रेजन के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। तो जो लेमिनेटेड फेनोलिक्स है किस किस के मिश्रण से बनाया जाता है, कॉटन, फैब्रिक, एस्बेस्टस आदि को फेनोलिक रेजन के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। यह मटेरियल झटकों को आसानी से सहन कर लेता है और इसमें स्ट्रेंथ भी अधिक होती है।
इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मीय चालकता कम होती है, इसलिए इसे ठंडा रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। इसकी लोड क्षमता 42 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है और सरफेस स्पीड 762 मीटर पर मिनट होती है। तो इसकी सरफेस स्पीड को आपको याद रखना है, लोड क्षमता कितनी रहती है 42 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और अधिकतम सरफेस स्पीड की बात करें तो 762 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है। दूसरा बियरिंग आ जाता है नायलॉन। क्या बोला है, यह सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल है, इसलिए इसके बने बियरिंग में लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। जो नायलॉन के बियरिंग रहते हैं उसमें भी लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। यह हल्के लोड में प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे नायलॉन के बियरिंग रहते हैं हल्के लोड में प्रयोग किए जाते हैं। इसकी लोड क्षमता की बात करें तो 70 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है और अधिकतम सरफेस स्पीड 305 मीटर पर मिनट होती है। लोड क्षमता 70 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर और अधिकतम सरफेस स्पीड 305 मीटर पर मिनट होती है। नेक्स्ट आ जाता है टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन क्या बोला है, यह भी सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल है, इसके ऊपर रासायनिक प्रभाव नहीं पड़ता है, यह अधिक ताप सहन कर सकता है। इसका घर्षण गुणांक कम होता है, इसलिए इसकी कीमत भी अधिक होती है, अर्थात यह महंगा मटेरियल है। जो हमारा टेफ्लॉन है की कीमत अधिक होती है और महंगा मटेरियल है और सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। नोट क्या बोला है, माउंटिंग की गलत विधि के कारण बियरिंग हाउसिंग पिच्ड हो जाता है। अगर बियरिंग की हम माउंटिंग गलत करेंगे तो बियरिंग हाउसिंग पिच्ड हो जाता है। ये हमारे कुछ दोष हैं, तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नोट क्या बोला है सेकंड, बियरिंग डिस्कलरेशन शाफ्ट तथा बियरिंग संयोजन के भागों की विकृति का कारण है। जो बियरिंग डिस्कलरेशन रहता है शाफ्ट तथा बियरिंग के संयोजन भागों की विकृति का कारण है। नेक्स्ट नोट क्या बोला है, बियरिंग हाउसिंग में काफी ऐंठन। अगर बियरिंग हाउसिंग में काफी ऐंठन हो रही है तो वो किस कारण हो रही है, बाहरी रिंग की स्पिनिंग का कारण है। बाहरी रिंग की स्पिनिंग के कारण बियरिंग हाउसिंग में ऐंठन हो रही है। नेक्स्ट क्या बोला है, असंतुलित भार अनबैलेंस्ड लोड बियरिंग दीवार या रोलर की डेंटिंग का कारण है। रोलर की डेंटिंग का कारण क्या है, असंतुलित भार मतलब अनबैलेंस्ड लोड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बियरिंग चैप्टर, जिसमें हमने बियरिंग चैप्टर को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।